हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह। सामान्य हिंदी का यह दूसरा वीडियो है। सामान्य हिंदी के पहले वीडियो में हमने बात की थी स्वरों के वर्गीकरण के विषय में, यानी हमने जाना था वर्णों के बारे में और वर्णों के प्रकारों के बारे में जाना था कि वर्णों को स्वर और व्यंजन में वर्गीकृत किया जाता है। और इसके बाद में हमने सीखा था स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। आज का जो वीडियो है वो पूरी तरह से ओरिएंटेड है व्यंजनों के विषय में। आज हम व्यंजनों के वर्गीकरण के विषय में बात करेंगे और मैंने इस वीडियो को इस तरीके से बनाने का प्रयत्न किया है कि मैं आशा करता हूं कि इस एक वीडियो में आपके व्यंजनों से संबंधित जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स क्लियर नहीं हो पाता है या कुछ ऐसा आपका पॉइंट होता है वो छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, सबसे पहले व्यंजनों के वर्गीकरण में हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की। किसकी? स्पर्श व्यंजनों की। स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत जो हमारे व्यंजन हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजनों के अंदर हमारे व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे आपको दिख रहा होगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क च ट त प आप बोल सकते हैं क च ट त प। एक क्रम से आप इसको याद कर सकते हैं। वर्णमाला सभी ने पढ़ी होगी और उसी के आधार पर इस वर्गों के बारे में ये जानते हैं कि क वर्ग के अंदर कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं। तो क वर्ग के अंदर आते हैं क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग के अंदर आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग के अंदर आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। ऐसे ही त वर्ग के अंदर आते हैं त, थ, द, ध, न। और प वर्ग के अंदर आते हैं प, फ, ब, भ, म। प्रश्न सीधा सीधा यहीं से पूछ लिया जाता है। जैसे आपको कोई प्रश्न दिया और उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछ लिया कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण च वर्ग से संबंधित है या कौन सा वर्ण क वर्ग से संबंधित है। तो उसमें से एक क वर्ग का वर्ण दे दिया, आपको 3 वर्ण जो हैं वो अलग से दे दिए और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वर्ण जो है वो क वर्ग का है। तो आपको अगर पता होगा कि किस वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं तो आप सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं। तो कभी कभी यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर एक प्रश्न ये पूछा जाता है जो क वर्ग के व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो क वर्ग के व्यंजन आते हैं वो उच्चारण के आधार पर कैसे होते हैं। उच्चारण के आधार पर कैसे होते हैं तो उनको बोलते हैं हम कंठ। उनको क्या बोला जाता है? कंठ। इनके बारे में जब मैंने स्वरों के वर्गीकरण के बारे में आपको बताया था तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अगर आप नए हैं और ये वीडियो आप दूसरा वाला वीडियो देख रहे हैं तो आप इनके बारे में जानने के लिए मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो क वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण होते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। और ये सभी कैसी ध्वनियाँ हैं? कंठ्य ध्वनियाँ हैं। यानी इनको बोलने में जो आवाज़ आती है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो हमारे कंठ से यानी गले से उत्पन्न हो रही है। अब आते हैं च वर्ग की तरफ। च वर्ग जो होता है, च वर्ग के अंदर वर्ण आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। च, छ, ज, झ, ञ। और ये सभी ध्वनियाँ हैं, ये कैसी ध्वनियाँ हैं? तालव्य ध्वनियाँ हैं। यानी इनका उच्चारण करते समय जो ध्वनि है वो हमारे तालु को स्पर्श करती हुई आ रही है। अब तालु कौन सा होता है, मूर्धा कौन सी होती है, ठीक है, इसके बारे में आपको बता चुकूंगा। आप पिछला वीडियो देखें, उसके बारे में आपको डिटेल से देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से जो ट वर्ग है, ट वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण। और ये सभी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। कैसी ध्वनियाँ हैं? सभी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। त वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न। और ये सभी दंत्य ध्वनियाँ हैं। यानी आप मुंह से बोल के देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि त बोलते समय आपकी जीभ जो है वो आपके दांतों से स्पर्श कर रही है और आप अपने
जीभ को बिना दांतों से स्पर्श किए हुए त का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप प्रयास करके देख सकते हैं कि आप बिना जीभ को दांतों से स्पर्श करते हुए क्या त का उच्चारण कर सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आप बिना जीभ को दांतों से स्पर्श किए त, थ, द, ध, न इनको नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये सभी कैसे वर्ण हैं? दंत्य वर्ण हैं। अब आते हैं प वर्ग की तरफ। प वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? प, फ, ब, भ, म। ये सभी कैसे हैं? प वर्ग के अंदर आ रहे हैं। और आप बोलेंगे इनको, इसका उच्चारण करेंगे तो आप बोलिए प, फ, ब, भ, म। पांचों वर्णों का उच्चारण करते समय आपने क्या ये महसूस किया कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय आपके जो ओष्ठ हैं यानी होंठ हैं आपके, वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इन वर्णों को जो प वर्ग के अंदर आ रहे हैं, हम बिना होठों का प्रयोग किए हुए इन वर्णों में से किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। यानी प वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण करते समय हमें जो आवश्यकता पड़ रही है, वो किसकी आवश्यकता पड़ रही है? वो हमें हमारे होठों की आवश्यकता पड़ रही है। इसीलिए ये किस वर्ग में आएंगे? ये ओष्ठ्य ध्वनि के अंतर्गत आएंगे, ओष्ठ्य वर्ग में आएंगे। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ चुका होगा कि स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में मुख्यतः बांटा जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंदर कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं? च के अंदर कौन कौन सी आती हैं? ट वर्ग के अंदर कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं? त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं? प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं? इसके साथ साथ आपको ये याद करने की भी आवश्यकता है कि जो क वर्ग की ध्वनियाँ होती हैं वो कंठ ध्वनियाँ होती हैं। च वर्ग की ध्वनियाँ जो होती हैं वो सभी तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। त वर्ग की जो ध्वनियाँ होती हैं वो सभी मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। त वर्ग की ध्वनियाँ दंत्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। प वर्ग की ध्वनियाँ ओष्ठ्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हिंदी वर्णमाला में किसको कहा जाता है? हिंदी वर्णमाला में कितने अंतस्थ व्यंजन हैं? कभी कभी इनकी संख्या भी पूछ लेता है, तो आपका आंसर होगा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व। ये सभी कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजनों के बारे में आपको पता चल चुका है कि य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन हैं। लेकिन पिछली कुछ परीक्षाओं में जो परीक्षा का स्तर है, आप जानते हैं कि दिन ब दिन जटिल होता जा रहा है। तो सीधे सीधे प्रश्नों को पूछने की बजाय जो एग्जामिनर है वो थोड़े से और जटिल प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं। कि जैसे आपको पता चला कि अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, तो अंतस्थ व्यंजनों के अंदर से पूछ लिया कि जो अंतस्थ व्यंजन य है ये कौन सी ध्वनि के अंतर्गत आता है। यानी इसकी ध्वनि इसका जो ध्वनिक उच्चारण करते समय इसकी जो ध्वनि है वो कहाँ से आती है? तो ये कैसी ध्वनि के अंतर्गत आता है? यह जो है वो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह बोलते समय हमारे जो है ये महसूस होता है कि ध्वनि हमारे तालु को स्पर्श करती हुई आ रही है। इसके अलावा र और ल ये दोनों कैसी हैं? वर्त्स्य ध्वनियाँ हैं। कैसी ध्वनियाँ हैं ये? सॉरी, र और ल कैसी ध्वनियाँ हैं? वर्त्स्य ध्वनियाँ हैं। अब आप पूछेंगे कि वर्त्स्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं या वर्त्स्य ध्वनियाँ किसे कहते हैं? तो इसका तात्पर्य है कि आपकी जो जीभ है, जीभ का आगे का हिस्सा आपके दांत और मसूड़े दोनों को स्पर्श करता है। यानी जीभ का आगे का हिस्सा आपके दांत और मसूड़े दोनों को स्पर्श करे। या हम दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि आप जब भी र और ल का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ का जो स्पर्श है वो किस जगह पे हो रहा है? आपके दंतमूल से हो रहा है। दंतमूल का तात्पर्य क्या है? जहाँ से आपका दांत मसूड़े से जुड़ा होता है उस जगह पर जाके आपकी जीभ स्पर्श कर रही है। और इस तरह की ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्त्स्य ध्वनियाँ कहते हैं। वर्त्स्य ध्वनियाँ कहते हैं। तो र और ल कैसी ध्वनियाँ हैं? वर्त्स्य ध्वनियाँ हैं। इसके अलावा व जो है व बोलने पर आप महसूस कीजिए, व आप मुंह से उच्चारण कर रहे हैं व, तो आपका दांत और होठ दोनों का प्रयोग हो रहा है। व के उच्चारण में दांत और प्रयोग दोनों का प्रयोग हो रहा है। दोनों यानी व का उच्चारण करते समय दांत और ओठ या ओष्ठ्य दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए ये दंत और ओष्ठ्य यानी दोनों को मिलाकर के दंतोष्ठ्य ध्वनि हो जाती है।
इसके अलावा इसको और कैटेगराइज किया जाता है, यानी एक प्रश्न सीधा सीधा ये भी पूछा जाता है कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सघोष महाप्राण कहलाते हैं, सघोष अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, इन कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आते हैं? तो आपको ये जानना चाहिए कि जो य र ल व हैं जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सघोष अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। सघोष क्या है, अल्प प्राण क्या है, आगे बताया गया है। आप जैसे ही आगे आगे बढ़ते चलेंगे आपकी समझ में ये भी आ जाएगा कि कौन सा सघोष व्यंजन होता है, अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते चलेंगे और अपनी सारी क्वेरीज क्लियर करते चलेंगे। ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जैसे पहले इनके बारे में जानिए कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। श श श ह, श श श ह। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हमें ये महसूस हो रहा है कि एक प्रकार का रगड़ उत्पन्न हो रही है, श। ठीक है, हमारे मुंह में एक प्रकार की रगड़, एक प्रकार की ऊष्मा या हीट उत्पन्न हो रही है। ठीक है, आपको ये महसूस करके देखना होगा। तो संघर्ष यानी इन श श श और ह इन वर्णों को बोलते समय ऐसा लगता है कि हमारे मुंह के अंदर घर्षण हो रहा है, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आपको पता चल गया कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। कभी कभी सीधा सीधा प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि श श श और ह ये किस व्यंजनों की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आप बताएंगे कि ये सभी व्यंजनों की ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं या संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद में प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि जो श है, ठीक है, अब श के बारे में आप जानते होंगे, श है ये कौन सी ध्वनि है, तालव्य है। ये वाला श है ये मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है और ये वत्स्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। और पिछली एक दो परीक्षाओं में ये ह वाला प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया कि जो ह है, जो ह है वो किस प्रकार की ध्वनि है, तो वो स्वर यंत्र की ध्वनि है। या प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी ध्वनि है जो स्वर यंत्र से संबंधित है, स्वर यंत्र से संबंधित है। जैसे आप ह का उच्चारण करेंगे, ह, तो आपने देखा कि आपकी जीभ जो है मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं कर रही है। ह के उच्चारण करते समय आपकी जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं कर रही है। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि जो ह का उच्चारण करते समय जो ध्वनि आ रही है वो आपके बिल्कुल कंठ से आ रही है, यानी आपके स्वर यंत्र से उत्पन्न हो रही है। तो इससे आप ये क्लियर कर सकते हैं कि जो ह ध्वनि है वो कैसी है, स्वर यांत्रिक ध्वनि है या स्वर यंत्र ध्वनि है। इसके बाद में आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त के नाम से आपको ये महसूस होगा, आपको पता चलेगा संयुक्त जो किसी चीज का या किसी अन्य दो वर्णों का संयोग से निर्मित हो रहा है वो संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत 4 संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। प्रश्न में सीधे सीधे ये पूछ लेता है कि जो छ है वो किस किस वर्ण के योग से निर्मित है, किस किस वर्ण के योग से बना है। तो आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि क और श। वैसे जो प्रश्न दिया होता है, प्रश्न में कभी कभी यहाँ पे जो मैंने अ लिखा है इसमें पीछे मैंने जोड़ करके अ लिखा हुआ है। कभी कभी प्रश्न पत्र में ये अ नहीं दिया होता है, सीधे सीधे पूछा जाता है क और श, क और श। ठीक है, क्योंकि अ मैंने इसलिए लिखा है कि जो अ की ध्वनि है वो हर वर्ण का हिस्सा होता है। ठीक है, तो क और श से मिलकर के बनता है क्ष, त और र से मिलकर के बनता है त्र, ज और ञ से मिलकर के बनता है ज्ञ और श और र से मिलकर बनता है श्र। तो आप संयुक्त व्यंजन आपकी समझ में आ गए होंगे। कभी कभी पूछ सकता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। और कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन किस किस वर्ण के योग से निर्मित होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में जैसा कि थोड़ी देर पहले एक शब्द आया था सघोष अल्पप्राण, ऐसे ही सघोष के जैसा ही होता है अघोष।
अल्प प्राण और महाप्राण, ये दो अलग अलग कैटेगरियाँ होती हैं, सघोष अघोष और अल्प प्राण महाप्राण। अब आते हैं इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। सघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, अघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं और महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। जो हमारा स्वर यंत्र है, जो हमारा कंठ है, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय उसमें कंपन पैदा नहीं हो रहा है, तो वो उसे बोलेंगे हम अघोष व्यंजन। उसको क्या बोलेंगे हम? अघोष व्यंजन। अगर इनको हम कैटेगराइज करें, इनको हम बांटें, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो अघोष होता है। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। और जो वर्ग हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पहला वर्ग है, ये है, इसका पहला और दूसरा व्यंजन कौन सा है? क और ख। यानी क और ख कैसे हैं? अघोष व्यंजन हैं। च और छ कैसे हैं? अघोष व्यंजन हैं। ट और ठ कैसे हैं? अघोष हैं। त और थ भी अघोष हैं और प और फ भी अघोष हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है या वर्ण होता है वो क्या होता है? अघोष होता है। ठीक है। अब आते हैं सघोष के बारे में। सघोष बिल्कुल अघोष का विपरीत होता है। जैसे आपने इस अघोष की परिभाषा के बारे में पढ़ा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्र में कंपन नहीं पैदा होता है, वो क्या होती हैं? अघोष होती हैं। और जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारा स्वर यंत्र कंपन करता हुआ प्रतीत होता है, वो ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है वो सघोष व्यंजन की श्रेणी में आता है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष वर्ण की श्रेणी में आता है, सघोष व्यंजन की श्रेणी में आता है। अच्छा, तो आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे ग, घ और ङ। अब दोनों को आप अगर समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने बताया था प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष होता है। तो आप क और ख का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके गले पर बहुत कम दबाव उत्पन्न हो रहा है या आपके गले पर बहुत कम कंपन उत्पन्न हो रहा है। अगर आप इसके विपरीत घ, ग और अंग, ग आप देखेंगे सीधा गले पे, आप शीशे के सामने खड़ा होकर देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे, आप क का उच्चारण करेंगे तो आपके गले में कोई ज़्यादा हरकत उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन इसके विपरीत आप ग या घ या अंग इनका उच्चारण करेंगे तो आप ये देखेंगे आपके गले में कंपन उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए ये कैसी ध्वनियाँ हैं? सघोष ध्वनियाँ हैं। तो उम्मीद है कि सघोष और अघोष ध्वनियाँ आपकी समझ में आ गई होंगी। अघोष ध्वनियाँ वे जिनका उच्चारण करते समय गले में कंपन नहीं होता है। सघोष ध्वनियाँ वो जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्र में कंपन प्रतीत होता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष व्यंजन कहलाता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष कहलाता है। ठीक है। अब आते हैं अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प माने कम, प्राण माने वायु। प्राण का अर्थ क्या है? वायु, कम वायु। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु कम निकले। अल्प प्राण व्यंजन उच्चारण में मुख से कम वायु। महाप्राण व्यंजन उच्चारण में मुख से अधिक वायु। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण, अल्प वायु, कम वायु। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकलती है वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा यानी विषम अंक, मतलब विषम स्थानों पर जो भी वर्ण आते हैं वो सभी अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग और अंग, ये सभी कैसे हैं? क, ग और अंग ये कैसे हैं? अल्प प्राण व्यंजन हैं। अल्प प्राण व्यंजन हैं। जो आपके जो वर्गों से संबंधित जितने भी वर्ण हैं वो आपके सामने लिखे गए। मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश न करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन उच्चारण में मुख से कम वायु निकलना, पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है वो कैसा है? अल्प प्राण है। इसी के विपरीत महाप्राण, महाप्राण, महा मतलब बहुत ज़्यादा, अधिक, प्राण वायु, अधिक वायु, उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु, उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु का निकलना
ये किसकी श्रेणी में आता है? महाप्राण व्यंजन की श्रेणी में आता है। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? सॉरी, दूसरा और चौथा व्यंजन ख और घ, ये कैसे हैं? ख आप बोलेंगे, आप देखेंगे ज़्यादा आवाज़ निकल रही है। ख आप उच्चारण करके देखिए, और घ का उच्चारण करके देखिए घ, तो आपने देखा कि वायु की मात्रा ज़्यादा है। इसके विपरीत आप अल्प प्राण व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, आप बोलेंगे क, तो बड़ी सॉफ्टली आप बोल सकते हैं। क का उच्चारण बड़े आराम से आप कर सकते हैं, क, ग। लेकिन इसके विपरीत आप ख, घ इनका उच्चारण करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इनका उच्चारण करते समय मुख से वायु की मात्रा अधिक निकल रही है, अतः ये महाप्राण व्यंजन हैं। एक प्रश्न आता है द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि द्विगुण व्यंजन, निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण नाम से आपको पता चल रहा है, द्विगुण जिसमें दो गुण हैं, द्विगुण जिसमें दो गुण हैं, वो कौन से व्यंजन कहलाएंगे? द्विगुण व्यंजन कहलाएंगे। ड और ढ ये दोनों द्विगुण व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। जैसे आपने ये यहाँ पे दिख रहा है क्या, ड, और ये लिखा हुआ है ढ। इनका प्रयोग हिंदी भाषा में दो तरीके से किया जा सकता है, ड और ढ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ड से डमरू, और यहाँ लिख दूँ ढोलक, ड से डमरू और ढ से ढोलक। लेकिन इसी जगह पर मैं लिखूँ गरुण, तो यहाँ पर डा के नीचे बिंदी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन डमरू लिखते समय इसके नीचे बिंदी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसी बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ लिखते समय इसके नीचे बिंदी का प्रयोग होता है, लेकिन ढोलक लिखते समय बिंदी का प्रयोग नहीं होता है। ये दो तरह से यूज किए जाते हैं, इनमें दो तरह के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए ड और ढ को द्विगुण व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इनको द्विगुण व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। अब जो नीचे लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य ये है, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं जो पिछले वर्ष के परीक्षाओं में पूछी गई हैं। उन चीज़ों को मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नाम से नीचे लिख दिया है। जैसे कभी कोई पूछता है कि आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कौन से होते हैं? आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। आगत व्यंजन कितने होते हैं? 2। ज और फ। आप पूछेंगे आगत व्यंजन ज और फ आगत कैसे हो गए? आगत का मतलब है आया हुआ, बाहर से आया हुआ, हमारी भाषा का नहीं है, आया हुआ। आप बोलेंगे ज और फ तो हमारी हिंदी वर्णमाला के वर्णों में ही आते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ज के यहाँ बाईं तरफ एक बिंदी लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? जिसको हम नुक्ता बोलते हैं। अब आप बोलेंगे इसका यूज क्या है, इसका प्रयोग क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिंदगी, मैंने यहाँ पे लिखा जिंदगी, और इसी जगह पे मैंने लिख दिया जिंदगी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ, यहाँ पे नुक्ता नहीं लगा हुआ है, तो मैं इसको कैसे बोलूँगा? मैं इसका उच्चारण कैसे करूँगा? इसको जिसमें नुक्ता नहीं लगा हुआ है, जिसमें बिंदी नीचे नहीं लगी हुई है, उस वर्ण को बोलेंगे हम। तो उस वर्ण को मिलाकर के इस पूरे शब्द को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? जिंदगी। आप ध्यान से समझिएगा, जिंदगी, इसको क्या बोलेंगे? जिंदगी। और वहीं अगर इस जा के नीचे नुक्ता लगा दिया जाए, नुक्ता लगा दिया जाए तो इसको बोलेंगे जिंदगी। क्या बोलेंगे इसको? जिंदगी। ऐसे ही गजल, इसको क्या बोलेंगे? जहाँ पे नुक्ता नहीं लगा हुआ है उसको बोलेंगे गजल। क्या बोलेंगे? गजल। लेकिन इसके विपरीत अगर यहाँ पर नुक्ता लगा दिया जाए तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, इसको बोलेंगे गजल। क्या बोलेंगे इसको? गजल। तो आपको समझ में आया होगा ये भी, यानी आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है, ज और फ। ज और फ नहीं, ज और फ। ठीक है, ज और फ ये दोनों कैसे हैं? आगत व्यंजन हैं, आप समझ गए होंगे। अर्धस्वर, अर्धस्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में ऐसे कौन से व्यंजन हैं, हिंदी वर्णमाला में ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिन्हें अर्धस्वर कहा जाता है? ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो स्वरों की कैटेगरी में भी आते हैं लेकिन पूरी तरह से स्वर नहीं है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? अर्धस्वर बोला जाता है। वो कौन कौन से हैं? य और व, य और व। अब य और व अर्धस्वर कैसे हैं, थोड़ा समझिए। इनको अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है, आप इनको
इनका उच्चारण करेंगे, इसको बोलेंगे मुँह से य। तो आप कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज़ महसूस बारीकी से महसूस करके देखना, कहीं ना कहीं एक ही ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, य आपको एक ही ध्वनि सुनाई दे रही है। और उसी तरह व का आप उच्चारण करेंगे व, तो आप महसूस करेंगे कहीं ना कहीं आपको उ की ध्वनि सुनाई दे रही है, उ की ध्वनि सुनाई दे रही है, लेकिन पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रही। इसी तरीके से य का उच्चारण करते समय इ की ध्वनि सुनाई दे रही है, लेकिन पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रही। इसीलिए ये कैसे हैं, अर्ध स्वरों की कैटेगरी में आते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं। नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? नासिक के व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, यानी हवा जो है नाक से बाहर आती है। न, न और म, ये सब कैसे हैं? नासिक के व्यंजन हैं। ठीक है, आपको याद रखने हैं। अब आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन कौन कौन से होते हैं कि किसी भी शब्द में किसी व्यंजन का 2 बार प्रयोग, किसी शब्द में किसी व्यंजन का 2 बार प्रयोग, एक साथ 2 बार प्रयोग, एक बार पूरा और एक बार आधा, एक बार पूरा और एक बार आधा। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिख दूं मैं, दिल्ली, उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा दिल्ली। क्या लिखा मैंने? दिल्ली। आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है यहाँ पे दिल्ली। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ला का प्रयोग 2 बार हुआ है, ला का प्रयोग 2 बार हुआ है, एक बार पूरा और एक बार आधा। तो ये कौन सा हो गया? यानी प्रश्न पूछ सकता है कि दिल्ली में कौन सा व्यंजन प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न पूछ सकता है कि दिल्ली में कौन सा व्यंजन प्रयुक्त हुआ है, तो आप आंसर देंगे द्वित्व व्यंजन दिल्ली में प्रयुक्त हुआ है। एक प्रश्न आया था पिछली परीक्षाओं में कि अनुनासिक का संबंध किससे है? अनुनासिक का संबंध किससे है? ऑप्शन में दे देगा आपको, नाक से, मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या किसी से नहीं। तो अनुनासिक का जो अर्थ हम समझते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ये नाक के बारे में बात कर रहा है, लेकिन होता इसका उल्टा है। अनुनासिक का अर्थ होता है नाक और मुंह दोनों से, यानी अनुनासिक का जो संबंध है वो नाक और मुख दोनों से होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का क्रम बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने आपको बताया था वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो वर्णों को मिला करके बनता है शब्द, कई वर्ण मिला करके बनता है शब्द, और शब्दों को मिला करके बनता है पद, और पदों को मिला करके बनता है वाक्य। ठीक है, अब आता है अगला, उच्चारण के आधार पर कंठ से मुख तक उच्चारित ध्वनियों का क्रम। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, एक चित्र बना के बताया गया था कि कंठ से क्या होता है? तालु। कंठ से जाते हैं तालु तक, तालु से ऊपर जाते हैं थोड़ा तो मूर्धा आ जाती है, मूर्धा से ऊपर जाते हैं तो वर्त्स्य। वर्त्स्य क्या होता है? मैंने अभी चर्चा की थी। वर्त्स्य का अर्थ होता है आपका दंतमूल, यानी जहाँ पर आपका दांत और मसूड़ा एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस जगह को हम बोलते हैं वर्त्स्य। उसके बाद में आता है दंत्य, उसके बाद में आता है ओट्स, यानी गले से, यहाँ गला हो गया, गले से ऊपर जाएंगे तालु, तालु से थोड़ा ऊपर और चलेंगे तो मूर्धा हो जाएगी, मूर्धा से ऊपर चलेंगे तो वर्त्स्य हो जाएगा, वर्त्स्य के बाद में आपके दांत आ जाएंगे, और दांत के बाद में क्या हो जाएगा? ओट्स आ जाएंगे, यानी आपके ओष्ठ आ जाएंगे, यानी आपके होठ आ जाएंगे। तो ये सारी क्या हो गई? उच्चारण के आधार पर कंठ से लेकर के मुख तक उच्चारित ध्वनियों का क्रम। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से व्यंजनों से संबंधित आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी आपकी ऐसी होती है जो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। जब हिंदी की नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगला चैप्टर जब आएगा, तब आपकी उस क्वेरी का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।